नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी की जो विश्व कालजयी रचनाकार और उनकी कालजयी रचनाएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा के अंतर्गत हम तुलसीदास और उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा विषय है रामचरितमानस में प्रतीक विधान। तो प्रतीक रामचरितमानस में किस रूप में प्रयोग हुए, इसको जानने से पूर्व आवश्यक है कि हम पहले प्रतीक की अवधारणा को समझें। प्रतीक किसे कहा जाता है, प्रतीक का क्या अभिप्राय है, विद्वानों ने उसे किस प्रकार से परिभाषित किया है, प्रतीक की क्या विशेषताएं हैं और साहित्य में प्रतीक का प्रयोग किस रूप में हुआ और किस रूप में हो रहा है, ये आज की हमारे इस व्याख्यान का मुख्य बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतीक का सामान्य अर्थ क्या है। प्रतीक का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अंग्रेजी में तो प्रतीक के लिए सिंबल कहा जाता है, परंतु हिंदी में शब्दकोशों आदि में हम देखें तो प्रतीक के लिए चिन्ह, लक्षण, संकेत, आकृति, प्रतिरूप, व्यंग्यार्थ, इस रूप में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रतीक का अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रतीक एक संकेत होते हैं, एक चिन्ह होते हैं, और ये संकेत चिन्ह साहित्य में ही नहीं, हम समाज में भी देखते हैं, राजनीति में भी देखते हैं। विभिन्न संदर्भों में हम प्रतीकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन करते भी हैं और समझते भी हैं। जैसे हम कहें कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो राष्ट्रीय ध्वज भी एक प्रतीक है, हम राष्ट्र के स्वाभिमान का, राष्ट्र के गौरव का। अब ये राष्ट्र का गौरव और स्वाभिमान क्या है, इसको शब्दों में रूपायित नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए एक प्रतीक दे दिया जाता है। तो राष्ट्र के गौरव स्वाभिमान का प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज कहा दिया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग समाज में होता है। जैसे यातायात के नियम, वो सारे प्रतीकों से युक्त है। आप सड़क पर जा रहे हैं मार्ग में, तो स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, उसके निशान बने हुए हैं, वे निशान एक प्रतीक ही है कि ये पैदल चलने का रास्ता है। बत्ती अगर है, लाल बत्ती हो गई है तो रुकने का प्रतीक है, हरी बत्ती हो गई है तो वो चलने का प्रतीक है। इसी तरह से मार्ग पर अनेक प्रतीक बने होते हैं कि यहाँ अस्पताल है, यहाँ पर विद्यालय है, तो ये सब सांकेतिक चिन्ह बने हुए हैं जिनसे पता चल जाता है, शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, वो प्रतीक ही बता देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं वर्ण, रंग जो होते हैं वो भी प्रतीक होते हैं, प्रकृति भी प्रतीक होती है। रंग जैसे सफेद रंग हम कह देते हैं तो सफेद रंग सात्विकता का प्रतीक है, सफेद रंग शोक का भी प्रतीक है, लाल रंग एक और श्रृंगार का प्रतीक होता है, उत्साह का प्रतीक होता है, काला रंग अवसाद का प्रतीक है। तो रंग भी प्रतीक है। तो समाज में विभिन्न प्रकार से ऋतुएं देख लीजिए, वसंत ऋतु जब हम कहते हैं तो वो यौवन का प्रतीक है, उत्साह का, उमंग का प्रतीक है। पतझड़ कह देते हैं तो पतझड़ जीवन के अंतिम क्षणों का प्रतीक है, वृद्धावस्था का प्रतीक है। तो ऋतुएं देखिए, हम प्रकृति के विभिन्न उपादानों को देखें, सब प्रतीकात्मक है और इसका प्रयोग समाज में विभिन्न प्रकार से होता ही रहा है। पर साहित्य में जब हम प्रतीक की बात करते हैं तो वह प्रतीक का अर्थ कुछ भिन्न रूप में लिया जाता है। कोई भी कवि, लेखक, रचनाकार जो है, वे जब अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम उसके सामने उसकी भाषा रहती है। परंतु वे भाषा में जब अपने आप को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाता है, जब उसे लगता है कि नहीं, भाषा यहीं कहीं चूक गई है या भाषा उस तरह से उसके भाव को, उसके विचार को, उसकी संवेदना को
अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, तो वे प्रतीकों का प्रयोग करता है। तो साहित्य में जब हम प्रतीक की बात करते हैं, तो साहित्य में प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य, अगोचर या अप्रस्तुत विषय के प्रति विधान, उसके साथ उसके साहचर्य के कारण बनती है। कि प्रतीक जो है वो दृश्य वस्तु है और उसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? किसी अदृश्य विषय के लिए, किसी अमूर्त विषय के लिए। अमूर्त भावना है, कोई अमूर्त विषय है, अगोचर विषय है, जो हमारी इंद्रियां जहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो अप्रस्तुत है, तो उसको अगर साहित्यकार बताना चाह रहा है तो वो किस रूप में बताएगा? वो प्रतीकों के माध्यम से बताता है। तो इस तरह से साहित्य में प्रतीक रचनाकार के लिए एक सशक्त उपादान के रूप में प्रयोग किया जाता है। साहित्य में अदृश्य, अमूर्त भाव अथवा संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए मूर्त वस्तु का प्रयोग, यह प्रतीक कहलाता है। कि जो अदृश्य है उसको दृश्य बनाना है, जो अमूर्त है उसको मूर्त रूप प्रदान करना है, जो संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको दर्शाना है। तो उनके लिए जिस शब्दों का, जिस वस्तुओं का, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, वे प्रतीक कहलाता है। प्रतीक वास्तव में एक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी सूक्ष्म वस्तु या विचार को साकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रतीक को हम संकेत भी कह देते हैं, शब्द चिन्ह भी कह देते हैं, प्रस्तुत भी कह देते हैं। तो विभिन्न अर्थों में प्रतीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। साहित्य में इसी के समकक्ष बिंब शब्द भी है। बिंब और प्रतीक, यद्यपि ये आज आधुनिक साहित्य में आधुनिक अवधारणा के रूप में लिया जाता है, परंतु इनका प्रयोग प्रारंभिक काल से, वैदिक काल से साहित्य में हो रहा है, भले ही उस समय उसका नाम बिंब या प्रतीक नहीं था। बिंब वास्तव में विषय की एक प्रतिकृति है, अनुकृति है, उसकी छाया है। कि किसी वस्तु के बारे में कमल शब्द सुना तो हमारे मनोमस्तिष्क में एक कमल का बिंब प्रस्तुत हो जाता है, वो बिंब कहलाता है। प्रतीक उस वस्तु का एक प्रतिरूप है, उसका एक पहचान है, उसका एक संकेत है। तो बिंब और प्रतीक दोनों का ही प्रयोग काव्य में रचनाकार करते हैं। तो प्रतीक को परिभाषित करने का कार्य विभिन्न विद्वान समालोचकों द्वारा किया गया, साहित्यकारों द्वारा भी किया गया। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे। उन्होंने भी प्रतीक शब्द को परिभाषित करने का, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना चट मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। जैसे कमल माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत कर देता है। इसके बाद बहुत सारे उपमान, बहुत सारे दृष्टांत रामचंद्र शुक्ल देते हैं प्रतीक को स्पष्ट करने के लिए, तो उसमें समय सीमा के कारण हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जैसे उन्होंने कहा कि कमल जो है वो कोमल भावनाओं को जागृत कर देता है, तो बिंब भावना को जागृत करते हैं। बिंब से किसी भी भाव का या विचार का एक बोध सहृदय के मनोमस्तिष्क में होता है, और जो वो भाव जागृत होता है प्रतीक के माध्यम से, बिंब फिर उस जागृत भाव को उद्दीप्त कर देता है, उत्तेजित कर देता है। तो ये भी मूल अंतर बिंब और प्रतीक में हो जाता है। जैसे चंद्रमुखी किसी को कहा गया, तो चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्रमा वहां प्रतीक लिया, सौंदर्य के प्रतीक के रूप में, और उसकी किसी के सौंदर्य की एक छवि दूसरे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में छा गई।
तो वो जो मनोमस्तिष्क में एक तस्वीर, एक प्रतिकृति छा जाना, वो बिंब है। और चंद्रमा वो प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, कमल जैसे सौंदर्य की भावना का प्रतीक है, माधुर्यपूर्ण भावना का प्रतीक है। देवता, भले ही हम एक पत्थर की मूर्ति, कलाकार मूर्ति बनाता है, परंतु वह मूर्ति जो है, उसके स्वरूप, उसकी विभूति की जो भावना है, वो किसी भी सहृदय के मन में भाव को जगा देती है। तो वे भाव, वो जो मूर्ति है, वो उस देवी देवता का एक प्रतीक बन करके आती है। तो ये तो हमने बात की आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो बिंब प्रतीक को परिभाषित किया गया। इसी तरह से हिंदी साहित्य कोश में भी प्रतीक शब्द को व्याख्यायित किया गया, वहां उसे स्पष्ट किया गया। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य, अगोचर या अप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधित्व उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है, अथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर का समान रूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। तो प्रतीक विभिन्न प्रकार से साहचर्य के कारण भी होती है, सहयोग के कारण भी होता है, समान रूप गुण धर्म के कारण भी वो प्रतीक बन जाते हैं। प्रतीक का प्रयोग तभी होगा जब समान धर्म होगा। वो समान धर्म रूप को लेकर हो सकता है, गुण को लेकर के हो सकता है, स्थान को लेकर हो सकता है, साहचर्य को लेकर हो सकता है। तो इस तरह से प्रतीक दृश्य रूप है। और वो दृश्य रूप किसका बोधक है? किसी अदृश्य का, किसी अमूर्त का, कोई अगोचर जो हमारी इंद्रियों की तक, जहां हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच पा रही, तो उसका बोधक है। तो इसलिए प्रतीक एक सशक्त उपादान के रूप में रचनाकार के सहयोगी बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि साहित्य में जो प्रयुक्त प्रतीक हैं, साहित्य में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो यही है कि कवि की जो अनुभूति है, उसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करने में प्रतीकों की विशिष्ट भूमिका रहती है। कवि जो मन में अनुभव कर रहा है, कवि की जो संवेदना है, उसका जो व्यक्तिगत अनुभव है, उसकी निजी अनुभूति है, उसको अभिव्यक्त करने में प्रतीकों की एक विशिष्ट भूमिका रहती है। इसीलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि जहां भाषा कवि की संवेदनजन्य अनुभूति को अभिव्यक्त करने में अक्षम हो जाती है, यही बात मैंने पहले ही प्रारंभ में ही की, कि जहां भाषा कवि के विचारों को, उसकी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, अक्षम हो जाती है, अथवा सूक्ष्म रहस्यात्मक जगत के सौंदर्यात्मकन में उसकी वाणी स्वतः मौन हो जाती है। सूक्ष्म रहस्य, प्रकृति के इतने रहस्य हैं, आध्यात्मिक जगत के इतने रहस्य हैं, उनकी अनुभूति तो ऋषि मुनियों द्वारा की गई, परंतु उसको अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं रही। तो वो जो सूक्ष्म रहस्यपरक अनुभूतियां जीव जगत, आत्मा परमात्मा के विषय में हुई, आध्यात्मिक जगत के विषय में हुई, तो उन अनुभूतियों को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, तो वहां वाणी जो है वो स्वतः मौन हो जाती है, वाणी अक्षम है। और फिर उनकी अभिव्यक्ति अब वो कैसे करे, तो कभी रूपक का सहारा लेते हैं, कभी समासोक्ति का आश्रय लेते हैं, या सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग करते हैं, पर वे भी एक सीमा तक, और एक सीमा के बाद वे अलंकार, चाहे वो रूपक हो या समासोक्ति हो या अन्य अलंकार, उपमा आदि अलंकार हो, वो एक सीमा तक तो साथ देते हैं, परंतु उसके बाद वे भी साथ नहीं देते। शब्द की जो व्यंजना शक्ति है वह भी कहीं हतप्रभ हो जाती है। तब प्रतीक योजना का ही प्रश्रय लिया जाता है, उसके द्वारा अमूर्त, अदृश्य, अश्रव्य तथा अप्रस्तुत विषय मूर्त बन जाता है, दृश्यात्मक बन जाता है,
फिर वो श्रावणिक बन जाता है, फिर वे प्रस्तुत बन जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रतीक एक सशक्त उपादान है जो भाषा से की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जो अलंकारों के क्षमता से भी ऊपर है, जहाँ शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना भी अपनी सामर्थ्य के पश्चात मौन हो जाती हैं, वे भी समर्थ नहीं हो पाती हैं। तो उसके आगे की जो योजना है वह प्रतीक योजना है। वहाँ कवि फिर प्रतीकों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से प्रतीक जो है वे एक सशक्त माध्यम के रूप में कवि की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन होते हैं। इसी तरह से प्रतीकों का संबंध कवि कौशल के साथ साथ युग चेतना से भी होता है। हर युग की अपनी एक चेतना होती है, उस युग का अपने संदर्भ होते हैं, और उस युग की चेतना को, उस युगीन संदर्भों को देखते हुए ही कवि नवीन नवीन प्रतीकों का निर्माण करता है। इसलिए कहा गया कि कवि युगीन चेतना के संदर्भों में प्रतीकों का नव निर्माण करता है। जैसे आज हम देखते हैं कवि नए नए उपमानों का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीकी विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो उन संदर्भों में नवीन प्रतीक भी जुड़ गए। तो अपने युग संदर्भ को देखते हुए कवि नवीन प्रतीकों को बनाते हैं, निर्मित करते हैं। कवि अपनी प्रतिभा और कल्पना शक्ति से नवीन प्रतीकों की सृष्टि करने में समर्थ होता है। कवि प्रतीकों द्वारा शब्द के रूढ़ अर्थ से भिन्न नया अर्थ और सौंदर्य की भी सृष्टि कर देता है। ये कवि की अपनी मौलिक प्रतिभा होती है, कवि की कल्पना, कवि की सृजनात्मकता होती है कि वे प्रतीकों द्वारा जो शब्द का रूढ़ अर्थ है उससे भिन्न नया अर्थ प्रस्तुत कर देता है। जैसे दीपक शब्द हम ले लें, दीपक शब्द प्रकाश का प्रतीक भी आता है। दीपक शब्द को कहीं शरीर के प्रतीक में भी लेते हैं। जब महादेवी वर्मा कहती है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये शरीर अपनी आत्मिक चेतना के लिए कहती है। तो शब्द प्रतीक जो है वो शब्द के रूढ़ अर्थ से भिन्न, दीपक का जो रूढ़ अर्थ है उससे भिन्न नया अर्थ प्रस्तुत करती है, नई सौंदर्य की सृष्टि करती है। तो इस तरह से कवि अपनी सृजनात्मकता के कारण, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जो लोक प्रचलित अर्थ है शब्द का, उसको ना ग्रहण करके उसको एक प्रतीक रूप में लेता है और उस शब्द की एक नव निर्मिति कर देता है, उसमें एक नव सौंदर्य की सृष्टि कर देता है और नया अर्थ प्रतीक बन जाते हैं। जो काव्य में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वो वैयक्तिक ना होकर सार्वजनीन अनुभूति के विषय होते हैं। वो केवल कवि की निजी अनुभूति नहीं रह जाते, कवि की केवल अपनी व्यक्तिगत अनुभूति ना होकर के फिर वो सार्वजनिक अनुभूति बन जाते हैं। जो अनुभव कवि कर रहा है वही अनुभव फिर सहृदय पाठक भी करने लगता है। तो इसीलिए प्रतीक जब काव्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, काव्य में प्रयोग होने से पूर्व भले ही वो निजी रहे, परंतु जब काव्य में प्रयुक्त होता है तब वे अनुभूति निजी ना हो करके सार्वजनीन हो जाती है। इसी तरह से प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। अप्रस्तुत जो दिखाई नहीं दे रहा, जो मूर्त रूप में नहीं है, और उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रतिनिधित्व जो प्रस्तुत कर रहा है। जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही, जैसे अभी हमने प्रारंभ में कहा कि स्वाभिमान दिखाई नहीं देता, हम देख नहीं सकते, गौरव हम देख नहीं सकते, गर्व को हम देख नहीं सकते, तो उसको वो अप्रस्तुत है। तो उसका जब प्रतिनिधित्व करेगा वे प्रतीक करेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज वो प्रतीक के रूप में आता है, स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में आया, तो वे राष्ट्रीय ध्वज को हम प्रस्तुत कहेंगे, स्वाभिमान को, गौरव को हम अप्रस्तुत कहेंगे। तो इस तरह से प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। प्रतीकों के द्वारा
प्रतिपाद्य विषय बोधगम्य एवं सर्वजन संवेद्य बन जाते हैं। क्या अभिप्राय है मित्रों इसका? कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, संवेदनाएं हैं, वे दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाई जाए, जो सहृदय पाठक है, समाज है, वहां तक कैसे पहुंचे, तो प्रतीक उसके सहायक होते हैं। तो प्रतीक उन भावनाओं को बोधगम्य बनाते हैं, उनको सर्वजन संवेद्य बना देते हैं। तो प्रतीक इस रूप में भी सहायक होते हैं। प्रतीक कथ्य को न केवल आकर्षक रूप प्रदान करते हैं, अपितु कथ्य के अर्थ को व्यापक आयाम भी देते हैं। ये तो निश्चित ही है कि जो वर्ण्य विषय है, जिसका प्रयोग साहित्यकार जिस विषय को लेकर के एक रचना का ताना बाना बुन रहा है, उसको आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए वे विभिन्न उपादानों का प्रयोग करता है, और वे उपादान उस कथ्य को बोधगम्य भी बनाते हैं और रोचक आकर्षक भी बनाते हैं। तो प्रतीक कथ्य को आकर्षक भी बनाते हैं और साथ साथ एक व्यापक आयाम भी देते हैं। जहां तक कवि ने उस प्रयोग को किया प्रतीक को, तो जो सहृदय पाठक है वह उसको भिन्न अर्थों में भी ले सकता है। तो इस तरह से उसके अलग अलग आयाम भी खुलते हैं। प्रतीकों से कविता में आनंद की सृष्टि होती है, भाव गोपन और भाव प्रकाशन की भी क्षमता होती है। प्रतीकों के प्रयोग से भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता में वृद्धि होती है। अब हम बात करें कि साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किस रूप में हुआ। भले ही आज हम इसे आधुनिक अवधारणा के रूप में देखते हैं कि फ्रांस में प्रतीक का प्रारंभ हुआ, पाश्चात्य समीक्षा जगत से प्रतीक आया, पर वास्तव में हम अपने साहित्य में देखें तो वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान हिंदी साहित्य तक कथ्य को मूर्त रूप देने के लिए प्रतीकों के प्रयोग की एक अनवरत परंपरा रही है। कवि की अनुभूति जब जब प्रबल हो जाती है तो वे प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। प्रारंभ में प्रतीक कवि की निजी अनुभूति से प्रादुर्भूत होते हैं, पर धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं। तो वैदिक साहित्य में हम देखें तो वहां प्रकृति को प्रतीक रूप में अपनाया गया, विभिन्न देवी देवताओं की परिकल्पना कर दी, और ऋषि मुनियों ने जो एक आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त किया, तो उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया। इसी तरह से हम हिंदी साहित्य में देखें, आदिकाल में देखें तो नाथ सिद्धों की वाणियां पूरी प्रतीकात्मक है। कहीं वे पारिभाषिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, कभी वे संख्या मूलक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उलटवासियों का प्रयोग करते हैं। पूरा हमारा भक्तिकालीन साहित्य प्रतीकात्मक रहा है। राम भी प्रतीक है, कृष्ण भी प्रतीक है, विभिन्न देवी देवता प्रतीकों के रूप में आए हैं। पूरा संत साहित्य प्रतीकों में, वहां दाम्पत्य मूलक भावपरक भावात्मक प्रतीकों को लिया गया। रहस्यात्मक जो अनुभूतियां रही उनको अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया, और वही परंपरा आगे हम चल करके आधुनिक काल में छायावाद में देखते हैं। तो वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान हिंदी साहित्य तक निरंतर प्रतीकों का प्रयोग हिंदी साहित्य में होता रहा है। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। रामचरितमानस में किस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग हुआ, इस पर चर्चा हम अपने दूसरे व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।